लक्ष्य बनाना है आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, तो लक्ष्य अगर पक्का है बंदे, मंजिल तेरी दूर नहीं, तू उससे दूर नहीं वो तुझसे दूर नहीं। तो लक्ष्य बना लो, अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो कि हमें इतनी मेहनत करके और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, मेरिट में अपना स्थान लाना है। तो इसके लिए कंटिन्यूअस आपको पढ़ना है और लक्ष्य बनाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए आपसे ये अनुरोध है कि आप अच्छी तरह से इस ऐसे स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और इसका अधिक से अधिक देखिए। दूसरा, इसके बाद में हम पढ़ रहे थे पहले सक्रियता श्रेणी के में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो अब आता है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे जो आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। तो ये सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, स्थित होती हैं। इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये इनकी अभिक्रियाशीलता है वो मध्यम होती है। इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है और ये सल्फाइड और कार्बोनेट के अयस्कों के रूप में ये पाई जाती है। तो इनको सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये धातुओं की अभिक्रियाशीलता होती है, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है और इन्हें कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में से प्राप्त किया जाता है। इन्हें कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में सल्फाइड से प्राप्त किया जाता है। सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट है भर्जन। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भर्जन किसे कहते हैं? तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो भर्जन किसे कहते हैं? ये परिभाषा पूछते हैं कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में बदल जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे इसका ये उदाहरण है, एक समीकरण सल्फाइड अयस्क, तो जिंक सल्फाइड हम लेते हैं। सल्फाइड इसमें जैसे जिंक सल्फाइड का नाम है ZnS का जिंक सल्फाइड, और इसको वायु के साथ गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तो ये बन जाता है जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड। इसको संतुलित करते हैं
तो ये संतुलित हो जाता है। तो जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके और ये जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड धातु है वो परिवर्तित हो जाती है, तो इसी को हम कहते हैं भर्जन। तो भर्जन किसे कहते हैं, तो ये इसकी परिभाषा और ये इसका एग्जाम्पल हो गया, समीकरण हो गया, उदाहरण के जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो ये जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इसके बाद दूसरा है निस्तापन। दूसरा है इसमें निस्तापन क्या है, तो देखो निस्तापन है वो कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन होता है। निस्तापन, तो निस्तापन किसे कहते हैं, तो इसकी एक परिभाषा बनती है इसी तरीका से, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वो ऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को, तो इसकी ये परिभाषा है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो देखिए ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, भर्जन और निस्तापन। और ये पिछले 2022 में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं कि भर्जन और निस्तापन से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये इनकी परिभाषा भर्जन की और इसका एग्जाम्पल उदाहरण। और ये निस्तापन किसे कहते हैं, तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वो ऑक्साइड में बदल जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं निस्तापन। अब जैसे इसका समीकरण लेते हैं, उदाहरण लेते हैं इसका कि जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, और इसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे, जिंक कार्बोनेट, इसका नाम है ZnCO3 का जिंक कार्बोनेट, इक्वल टू अधिक ताप पर इसको गर्म करेंगे, सीमित ताप है इसे, तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, ZnO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी क्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निस्तापन और भर्जन से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए परीक्षा की दृष्टि से। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दें कि निस्तापन किसे कहते हैं। तो निस्तापन की परिभाषा, इसमें जिंक कार्बोनेट को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुएं होती है वो कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में ये पाई जाती है। तो ये इनसे मतलब ऑक्साइड के रूप में धातु प्राप्त होती है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनको मतलब अपचयन के रूप में भी काम में लेते हैं कार्बन के साथ। जैसे जिंक ऑक्साइड है तो जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में अपचयन किया जाता है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में अपचयन किया जाता है तो वो अपचयन रूप में भी प्राप्त होती है। कुछ धातुएं अपचयन प्रक्रम के द्वारा, जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में अपचयन किया जाता है तो ये धातु बन जाती है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये अपचयन प्रक्रम के रूप में भी प्राप्त होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जिंक धातु है और इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। ये कार्बन के द्वारा इसका अपचयन किया गया है।
कुछ भी और भी उदाहरण हैं, जैसे विस्थापन क्रिया में मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम के द्वारा एल्युमिनियम चूर्ण के साथ में क्रिया की जाती है तो ये बनता है मैंगनीज धातु प्राप्त होती है। तो यहाँ इसको संतुलित करते हैं मैंगनीज धातु और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये विस्थापन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, बहुत तीव्र गति से होती है, इसलिए बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब एल्युमिनियम चूर्ण के साथ में मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड को जब एल्युमिनियम चूर्ण के साथ में क्रिया की जाती है तो इससे ये मैंगनीज धातु का निष्कर्षण प्राप्त होता है, मैंगनीज धातु प्राप्त हो जाती है अपचयन के द्वारा। और ये अभिक्रिया होती है वो अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी और विस्थापन अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी और विस्थापन अभिक्रिया होती है। इसके बाद एक आता है इसमें थर्मेट अभिक्रिया, अगली है थर्मेट अभिक्रिया। थर्मेट अभिक्रिया, तो देखिए थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट कि थर्मेट अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं थर्मेट अभिक्रिया। तो इसकी ये परिभाषा है कि थर्मेट अभिक्रिया क्या है, आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3, ये इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं, इस प्रक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं, थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। तो ये पूछ लेते हैं कि थर्मेट अभिक्रिया किसे कहते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड की एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करके ये या आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है, तो इसे हम थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। और इसका ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम का उपयोग Al आयरन बन जाता है Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा। तो ये आयरन ऑक्साइड के साथ में इसका उपयोग करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 4 हो गया, 2 दूनी 4, Al के 4 और O के 3 दूनी 6, तो यहाँ पे Al2O3 यानी O के यहाँ पे 3 परमाणु हैं, तो O के यहाँ पे 3 है, Fe के 2 और Al के यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2। तो ये इसका उदाहरण हो गया कि आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है, इस प्रक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया यह विस्थापन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये भी पूछ लेते हैं ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये 2 प्रकार की यही है, ऊष्माक्षेपी भी है और विस्थापन अभिक्रिया है।
और इसका जो उपयोग होता है वो रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। और इसकी ये परिभाषा के आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। इसी को हम कहते हैं थर्मेट अभिक्रिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, भर्जन, निस्तापन और थर्मेट अभिक्रिया, ये तीनों ही में से कोई सा भी एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसको आप विशेष ध्यान दें। थर्मेट अभिक्रिया ये हो गया सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अगला इसके बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी के में सबसे अधिक धातुओं का निष्कर्षण।